आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम सार्थक है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरी शादी रचना से हुई है। रचना और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। रचना बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की थी। शुरुआत में मुझे लगा कि वो मुझसे शादी क्यों हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रचना जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी मानो जैसे पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे इतनी खुशी कभी अपनी जिंदगी में नहीं हुई। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे रचना जैसी पत्नी मिली। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक शोरूम बनवाऊं कपड़ों का। मैंने रचना को इस बारे में भी बताया। रचना को पता है कि मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे। इसीलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन में मेरे पिताजी और दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव जाना पड़ रहा था। मैंने रचना को चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहीं वह अपने मायके चली जाती थी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रचना अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। रचना से मैं फ़ोन पर बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी, ज़्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ रचना, तुम ठीक हो क्या? वह बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो तुम? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही सारी बात बताऊंगी। मैंने भी कह दिया कि ठीक है रचना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रचना को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर से शाम को रचना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी सी चिंता और फिक्र होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने ही घर में तो है। अगर कुछ बात होगी भी तो मुझे फ़ोन आ ही जाएगा। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मुझे उचित नहीं समझा, इसीलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यह ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी रचना का फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। अब मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी और अब मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी ज़्यादा फिक्र होने लगी थी क्योंकि किसी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 3 दिन का ना रचना से बात हुई और ना ही माँ को मैंने फ़ोन किया। अपने काम में ही मैं लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही होगी। मैं भूल गया था, रचना ने मुझे बताया भी था कि वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी सी कम होने लगी और मैं वापस अपने काम में ही लग गया। रचना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात नहीं हो रही थी। मेरे हाथ में पैसे
2 से 4 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली कि वो अभी भी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे कहीं आप मुझे किसी और का नंबर दे दो। कितने दिन से मैं रचना से बात नहीं हुई है और मुझे उसकी बहुत याद भी आ रही है। वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा था। वो किसी के फ़ोन से बात भी कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए थे। मैं उनसे घर वापस आया उसके बाद, लेकिन जब वह घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे थे कि आखिर क्या बात होगी और रचना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मैंने उसे मैसेज भी किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ऐसी क्या बात होगी जो सब कुछ ना कुछ मुझसे इतने दिनों से छुपा ही रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतर गया। मैं गुस्से से वहाँ गया। मैंने जाते ही उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है मेरी रचना। मेरी सास मुझसे बोली, बेटा, अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह ही सच है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं क्या मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा, यही सच है, तुम इसे स्वीकार कर लो। तुम्हारी शादी से पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था, जो वह वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई थी और उसे वह वहाँ मिल गया और वह मौका देखकर उसके साथ वहाँ शादी से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना ही होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो हमारी ही बदनामी होगी। इसीलिए हम इस बात को तुमसे छुपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ का यही कहना था बार बार कि मैं तुम्हें कैसे मनाऊं। मेरा मन अभी भी नहीं मानने को तैयार हो रहा था कि मेरी सास मेरे आगे रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी भी नहीं लग रही थी। रचना की माँ को देखकर मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया। जितने वक्त भी हम साथ रहे, मैंने उसको कभी किसी चीज़ की कमी का भी एहसास नहीं दिलवाया और मुझे कुछ और ही हासिल हुआ। रचना नाम से मुझे बहुत नफरत होने लग गई। मेरी ज़िंदगी का बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो वह इंसान कैसे ही खुश रह सकता है अपने जीवन में। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझसे मिले और मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो रचना ने इतना बड़ा कदम उठाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 7 महीने हो गए थे
और वो भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रचना है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर जाने लगा तो मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर के कमरे में गया तो रचना को देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे लग रहा था मानो मैं दिन को जैसे कोई सपना देख रहा हूँ। रचना व्हील चेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या है रचना? रचना बस रोई ही जा रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रचना जब शादी में गई थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण वे अब नहीं चल सकती है। एक्सीडेंट के बाद जब बेहोश हुई तो यह कह रही थी, तुम्हें ना बताए प्लीज, वो बड़े काम के लिए गए हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पति का कोई भी काम अधूरा रह जाए। डॉक्टर ने जब बताया कि यह रचना अब चल नहीं सकती है कभी और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन रचना ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। उनका एक बहुत बड़ा सपना है शोरूम खोलने का। जिनकी ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसीलिए मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। रचना नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके पति की ज़िंदगी में कोई भी और उतार चढ़ाव आए। इसीलिए रचना ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भुला बुरा कह सको और उसे भूल जाओ और उससे बहुत ज़्यादा नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उसे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता क्या तुम मुझे छोड़ देती? रचना ने रोते हुए कहा, ऐसा मत बोलो। रचना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट से हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बच पाया। आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ बनकर पूरी जिंदगी नहीं रहना चाहती हूँ। रचना की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों बाद उसने यह आंसू जैसे मानो रोक के रखे थे। मैंने रचना को बीते कुछ महीनों में ना भूल जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रचना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रचना की एक बात नहीं सुनी। मैं रचना को अपने साथ नहीं ले आया। अब कोशिश यही है कि फिर से चल सके। मेरा मन शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल को दिखाया और रचना को एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इलाज दिया। शोरूम का सपना तो मैं ज़िंदगी में कभी भी पूरा कर सकता हूँ, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरी पत्नी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो कहानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।